कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में, और पार्ट फर्स्ट में हमने किसान आंदोलन के कारण, उनके प्रभाव, उनका महत्व और विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने जो बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों के अंदर पढ़ लिया था, और इसके बाद की जो किसान आंदोलन के बारे में हम इस वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बेगू किसान आंदोलन के बारे में, जिसे बेगू किसान पीजन मूवमेंट भी कहेंगे। अब बात करें बेगू की, तो बेगू कहाँ पड़ता है? ये हमारे जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें एक जगह है बेगू नाम की, वहाँ पे बेगू नाम की जगह पे ये किसान आंदोलन हुआ था। अब जैसे हमारा बिजोलिया था, तो बिजोलिया भी क्या था कि जो मेवाड़ थी, तो मेवाड़ की 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। उन ठिकानों में क्या है, बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसी तरह क्या था, जो बेगू है, तो बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ही ठिकाना था। अर्थात जो मेवाड़ रियासत में क्या 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से एक बेगू भी था। अब 1921 में क्या हुआ, जो हमारे धाकड़ किसान थे, उसमें भी हमारे धाकड़ किसान थे। तो हमारे जो धाकड़ किसान हैं 1921 में उन्होंने क्या है, एक जगह इकट्ठा हुए। और वो कौन सी जगह पे? जो भीलवाड़ा के पास मेणाल है, तो मेणाल में भेरुकुंड नामक एक स्थान है। कहाँ है? भेरुकुंड नामक एक जगह है। उस जगह पे बेगू किसान आंदोलन को शुरू माना जाता है, कि जहाँ पे किसान इकट्ठा हुए, धाकड़ किसान, उन्होंने एक चर्चा की। उन्होंने चर्चा की हमारे ऊपर जो सामंतों के द्वारा, राजा के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, तीनों के द्वारा मिलकर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये कहाँ से शुरू की गई बातचीत करना? तो ये हमारे जो मेनाल है उसके पास में एक भेरुकुंड नामक जगह है, वहाँ से जो यह किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। और किसने की इसकी शुरुआत? 1921 में जो धाकड़ किसान थे उन्होंने मिलकर की। अब उस समय क्या था, पास के बिजोलिया था। पास के पास क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो उनको बुलाया गया। तो 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक ने क्या किया, किसानों और बेगू के जो सामंत अनूप सिंह चंडावत के बीच में समझौता करवा दिया। तो विजय सिंह पथिक साहब आगे आए, उन्होंने कहा कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हो, हम बिजोलिया के अंदर आंदोलन करते रहें। तो बेगू के जो धाकड़ किसान हैं उन्होंने कहा कि हम पे इतने सारे अत्याचार कर रहे हैं। कि कौन कर रहा है? कि जो बेगू के सामंत है अनूप सिंह चंडावत, वो हमारे ऊपर बहुत सारे अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया अनूप सिंह चंडावत को कि क्यों भाई, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों अन्याय कर रहे हो तुम? तो फिर अनूप सिंह चंडावत ने कहा कि चलो मिल बांट के बात कर लेते हैं। तो बैठे कौन कौन? किसान बैठे, विजय सिंह पथिक बैठे और अनूप सिंह चंडावत बैठे। तो उन्होंने अनूप सिंह चंडावत और किसानों के बीच में समझौता करवा दिया। अब समझौता तो करवा दिया। अब ये बात वैसे भी देखने में अजीब सी लगती है कि जो बेगू के सामंत है अनूप सिंह चंडावत, वह समझौता कर लेते हैं, जबकि हमने जो बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ा था, उस समय जो एक समझौता हुआ था, उस समझौते को तो लागू ही नहीं किया गया था, जबकि सामंत ने उस समझौते को लागू करने से मना कर दिया। और जबकि यहाँ पे अनूप सिंह चंडावत ने इस समझौते को माना भी और लागू भी कर दिया। तो मेवाड़ रियासत ने कहा कि ये तो कोई ज़बरदस्ती का समझौता हो सकता है, कि अनूप सिंह चंडावत को पकड़ के मारा होगा, पीटा होगा और ज़बरदस्ती उससे ये समझौता करवाया गया होगा। तो मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया, कि जो अनूप सिंह चंडावत ने किसानों के साथ जो समझौता किया है उसको हम नहीं मानते हैं। फिर क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे ट्रेंच, हमें पता है ट्रेंच कौन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जो राजस्व अधिकारी भी थे। उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, एक बोल्शेविक समझौता है। क्या है बोल्शेविक समझौता के बारे में जाने हम। तो बोल्शेविक समझौता था 1917 के अंदर, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जार राजा था रूस का, यूएसएसआर का, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति, उसमें लेनिन के द्वारा जार राजा के ऊपर अपनी संधियाँ थोप दी गई थी और जार राजा को हटा दिया गया था। तो एक तरह का बोल्शेविक समझौता था। तो क्योंकि उसे भी एक तरह की बोल्शेविक क्रांति कही जाती। या स्पष्ट शब्द हम देखें तो जब जबरदस्ती कोई नियम और कानून थोपे जाते हैं या समझौता या संधि की जाती है, तो उसे हम बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक समझौता भी कह सकते हैं। अब ट्रेंच क्या करता? उस समय भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। ट्रेंच क्या था? भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। तो फिर इस वजह से क्या किया गया, अनूप सिंह चंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया कि तुमने हमसे पूछे बिना इस तरह की समझौता क्यों किया। ट्रेंच ने साफ साफ कहा, जब भूमि बंदोबस्त अधिकारी मैं हूँ तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, यदि तुमने मुझसे परमिशन नहीं ली, इसी वजह से फिर अनूप सिंह चंडावत था ना सामंत, उसको गिरफ्तार कर लिया।
अब फिर क्या किया, अनुपम सिंह चुंडावा तो जेल में, तो फिर क्या किया, अमृतलाल को बेगू का नया प्रशासक बना दिया जाता है। किसको, अमृतलाल को बेगू का नया प्रशासक बना दिया जाता है और ट्रेंच को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। ट्रेंच को कहा जाता है एक बार जाके देखो कि समझौता तो किया गया है, लेकिन जाके देखो वास्तव में वहाँ समस्या है या नहीं। यदि समस्या है तो उसको सुलझाओ, नहीं तो आगे देखते हैं क्या। अब इस तरह चलता रहा। इस तरह चलने के बाद क्या, बेगू किसान आंदोलन में क्या है, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने ज़बरदस्ती जो हमारे अनूप सिंह चुंडा होता है उसको गिरफ्तार, वो उससे बोल्शेविक क्रांति, वो बोल्शेविक समझौता, ये ज़बरदस्ती का समझौता करवाया था, तो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। वैसे विजय सिंह पथिक कई मामलों के अंदर शामिल थे। फिर बात करें बेगू किसान आंदोलन के कारण। बेगू किसान आंदोलन हुआ ही क्यों था, वही पुराने कारण कि 53 प्रकार के कर थे, अलग अलग प्रकार के कर थे। अधिक भू राजस्व लिया जाता था, सामंत अलग लेता था, राजा अलग लेता था, अंग्रेज अलग लेते थे। तो किसान क्या थे, अधिक भू राजस्व से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लाटा कुंता व्यवस्था, अर्थात जो फसलें होती थी, फसलों को केवल देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितनी फसल होगी। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देख लिया था कि जैसे एक पटवारी आता है, पटवारी किसी किसान को कहता है कि भैया आपके खेत से 500 बोरी अनाज निकलेगा और उस पर क्या 50% राजस्व लिया जाएगा, मतलब 250 बोरी अनाज लिया जाएगा। ये क्या थे, लाटा कुंता पद्धति थी कि अर्थात पटवारी आता था केवल देख के अंदाज़ा लगा लेता था किस खेत से कितना निकलेगा। अब यदि मानो कि निकला ही 250 बोरी, उस खेत से कितना बोरी निकला, 250 बोरी, तो उसका पूरा का पूरा 250 बोरी क्या राजस्व में ही चला जाता था और किसान को कुछ भी नहीं मिलता था। तो किसान इस चीज़ से परेशान थे। किसान चाहते थे कि हमारा भूमि में बंदोबस्त होना चाहिए, अर्थात पर्टिकुलर अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए और जो फसल उगे तो उसके बाद यदि 50% लिया जाए तो 50% फसल का लिया जाए, न कि एक लाटा कुंता पत्ती। तो किसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आप अंदाजे से मत लगाइए, जो भी निकले उसका राजस्व लिया कीजिए, न कि कोई अंदाजे से। तो लाटा कुंता पत्ती थी, इससे भी किसान परेशान थे। फिर बेगार व्यवस्था, हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देख ली थी कि बेगार व्यवस्था क्यों परेशान थे, क्योंकि जो राजा थे, सामंत थे, इनके कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे शादी ब्याह है, किसी भी प्रकार का आना जाना होता है, ये घर में किसी भी तरह का कोई काम होता है, घर बनाना होता है, या फिर जानवरों को नहलाना धुलाना, खाने पानी, किसी भी प्रकार की व्यवस्था होती थी, तो किसानों को वह फ्री में या मुफ्त में वहाँ काम करना होता था। और यदि वो नहीं करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते थे, बेगार व्यवस्था। तो किसानों से क्या बेगारी करवाई जाती थी, जिसके बदले उन्हें किसी प्रकार के भुगतान नहीं होता था। तो किसान इस चीज़ से परेशान, तो किसान क्या है, बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे। अब बात करें बेगू किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता कौन था, अर्थात जो सबसे प्रमुख नेता के रूप में कौन उभर के आए, ये थे हमारे नेता राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन किन के लिए जाना जाता है, राम नारायण चौधरी के लिए। अब बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ की एक घटना हो जाती है जिसे हम कहते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सी घटना है, गोविंदपुरा हत्याकांड। तो आप इसे याद रखिएगा। जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित एक घटना हुई थी वो थी हमारी गोविंदपुरा हत्याकांड। ये हुई थी हमारे 13 जुलाई 1923 को। कब हुई थी, 13 जुलाई 1923 को एक गोविंदपुरा हत्याकांड नामक घटना हुई थी। परीक्षा में कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड किससे संबंधित है। तो नीचे लिखा आएगा बिजोले किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, और जैसे मान लो शेखावटी किसान आंदोलन। तो आपको ये चुनना पड़ेगा बेगू किसान आंदोलन से संबंधित क्या, गोविंदपुरा हत्याकांड। तो गोविंदपुरा हत्याकांड है ये 13 जुलाई 1923 को राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें एक गांव था, कौन सा, गोविंदपुरा गांव, उसमें हुआ था। गोविंदपुरा गांव में कब, 13 जुलाई 1923 को। तो 13 जुलाई 1923 को राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पे गोविंदपुरा गाँव है, वहाँ पे यह हत्याकांड हुआ। अब बेगू किसान आंदोलन के दौरान क्या है, चर्चा चल रही थी। उन्होंने सबने किसानों ने, धाकड़ किसान थे, उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद तय किया कि हम गोविंदपुरा गांव के अंदर इकट्ठा होंगे। गोविंदपुरा गांव के अंदर इकट्ठा होकर और हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारे ऊपर टैक्स लग रहे हैं, इन टैक्सों के खिलाफ हम किस तरह की आगे रणनीति बनाएं। अंग्रेज़ों को ये बात पता चल जाती है और 23 जुलाई 1923 को वो इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद तो उधर से जो अंग्रेज़ अधिकारी था, जिन्होंने राजस्व के लिए जांच आयोग का भी सदस्य बनाया था, ट्रेंच को, तो गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा चल रही थी। अंग्रेज़ अधिकारी ट्रेंच साहब आते हैं, वो कहते हैं फायर, दाग दी उन्होंने सारे फायर गोलियां। तो गोलियां चला दी और गोलियां चलने की वजह से हमारे 2 किसान शहीद हो जाते हैं।
और वो 2 किसान कौन थे? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। कई बार परीक्षा में पूछा गया था, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? ये थे हमारे रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़, बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। और अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी, उस समय था ट्रेंच। तो ट्रेंच ने ये गोविंदपुरा हत्याकांड किया। अब बात करते बेगू किसान आंदोलन के अन्य केंद्र, अर्थात कहाँ कहाँ चर्चा के केंद्र हुआ करते थे, धाकड़ किसान कहाँ इकट्ठा हुआ करते थे, बातचीत करते थे। एक तो हमारा चांदखेड़ी गांव है और एक है मंडावरी गांव। कौन कौन से? चांदखेड़ी गांव और मंडावरी गांव, ये 2 हमारे बेगू किसान आंदोलन के अन्य केंद्र हुआ करते थे। अब बात करते हैं मेवाड़ के क्षेत्र की। हमने 2 क्षेत्र तो बात कर लिए, प्रथम श्रेणी के ठिकाना, एक तो बेगू बात कर ली और एक बिजोलिया बात कर ली। अब मेवाड़ की ही बात करेंगे कि मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन। अब खालसा क्षेत्र तो आप समझते हैं, खालसा क्षेत्र किसे कहते हैं? कि जैसे ये राजा है, ये राजा है, अब जो उसके भाई बंद होते थे, जैसे चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मामा, तो इस तरह के जो उनके खास रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको क्या है कि वह जागीरें बांट दिया करता था। क्या करता था? जागीरें खास खास जगह को जागीरों के रूप में बांट दिया करता था, अर्थात उनका वो प्रशासक उनको बना देता था। अब ये सब क्या होते थे कि ये सब उनके रिश्तेदार ही हुआ करते थे, जिनको जागीरें दी जाती थी वो क्या उन राजा के रिश्तेदार ही हुआ करते थे। और ये राजा को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। क्या करते थे? राजा को किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिए करते थे। अब ये तो राजा है, अब राजा को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि सामंत राजा को टैक्स ही नहीं देंगे तो राजा के पास कमाई का क्या साधन है? राजा के पास खुद को खर्चे हैं, राजा है तो राजा को ऐशो आराम का जीवन भी जीना पड़ता है। तो राजा क्या करता था? अपने पास भी एक भूमि रखता था। क्या रखता था? राजा अपने पास भी एक भूमि रखता था, जिसका जो राजस्व इकट्ठा होता था वो राजा अपने पास इकट्ठा करता था उस राजस्व को। और जो राजा के पास सीधी भूमि हुआ करती थी, जिसका टैक्स अर्थात उसके ऊपर कोई भी सामंत कार्य नहीं करता था, वह भूमि क्या कहलाती थी? हमारी खालसा भूमि या फिर खालसा क्षेत्र। अर्थात खालसा क्षेत्र में क्या थे? सामंत नहीं हुआ करते थे। लेकिन राजा क्या है कि किसी न किसी माध्यम से तो वह उस क्षेत्र का राजस्व इकट्ठा करवाएगा, तो किसानों को तो परेशानी हो भी सकती है। तो अब हम बात करेंगे जो मेवाड़ में खालसा क्षेत्र अर्थात राजा के अंडर सीधे आती थी जो भूमि, उसमें जो किसान थे उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। तो मूवमेंट की बात करें कौन सा? खालसा क्षेत्र के। अब वहाँ कौन थे? जाट किसान। कौन थे? जाट किसान। तो जाट किसानों ने क्या किया? अप्रैल 1921 में किसने? जाट किसानों ने उदयपुर से यह आंदोलन शुरू किया। कहाँ से? उदयपुर से। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का जो महाराणा था उनके अंदर जो भूमि आती थी वह थी हमारी उदयपुर की भूमि। जो मेवाड़ के खालसा क्षेत्र थे उन क्षेत्र के आंदोलन का नेता कौन था? गोकुल जी जाट। तो आप याद रखिएगा, सीधा पूछा जाता है खालसा क्षेत्र के आंदोलन का नेता कौन था? गोकुल जी जाट। अब इसके दौरान क्या है, जो जाट किसान थे, जाट किसानों ने बात की कि हम एक काम करेंगे, जो उदयपुर में पाडोली गांव है ना, तो पाडोली गांव के अंदर हम इकट्ठा होंगे। कब की बात है? दिसंबर 1921 की बात है। कब की? दिसंबर 1921 की बात है। पाडोली गांव उदयपुर के अंदर सारे के सारे जाट किसान इकट्ठा हुए, और ये कहाँ पे? अपने उदयपुर में दिसंबर 19 में पाडोली गांव में किया गया था सम्मेलन। अब इकट्ठा होकर बातचीत की, बातचीत करके उन्होंने निर्णय लिया। और निर्णय क्या था कि इस सम्मेलन का एक निर्णय हुआ कि जो आंदोलन है ये वाला खालसा क्षेत्र का, इसको क्या बिजोली आंदोलन की तरह चलाएंगे। जैसे बिजोली आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक तरह से सभा बनाएंगे, समितियां बनाएंगे और इसको शांतिपूर्वक मेवाड़ महाराणा से बातचीत करेंगे, अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। तो जिस तरह बिजोली आंदोलन उस समय चल रहा था, उसी तरह हम भी अपना आंदोलन चलाएंगे और फिर यह तय करेंगे अगली मीटिंग कहाँ की जाए। तो अभी तो हमने क्या पडोली गाँव के अंदर पहली मीटिंग तो कर ली है, फिर उन्होंने तय किया अगली मीटिंग करेंगे अपन मातृकुंडिया गाँव में। कहाँ पे? मातृकुंडिया। तो पहली मीटिंग उन्होंने पडोली गांव में की, फिर उन्होंने की कहाँ पे? तय मातृकुंडिया गांव में। तो मातृकुंडिया गांव कहाँ है? ये हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में है, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे। अब मातृकुंडिया को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। मातृकुंडिया क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो अगली मीटिंग तय की गई कहाँ? मातृकुंडिया गाँव में। अब मातृकुंडिया गाँव की तय की गई, जैसे 1921 में पहली मीटिंग हो गई, तो 1922 के अंदर दूसरी मीटिंग, तो मई 1922 के अंदर तय किया मातृकुंडिया गांव में सारे के सारे जाट किसान इकट्ठा हुए मई 1922 के अंदर। तो मई 1922 के अंदर चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया गांव में सम्मेलन का आयोजन हुआ। मातृकुंडिया गांव में सारे के सारे जाट किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि हमें राजा से कौन कौन से या मेवाड़ के महाराणा से कौन कौन सी बातें करनी है और कौन कौन सी बातें की जानी है। तो उन्होंने लिस्ट बना के मेवाड़ के महाराणा को दी। मेवाड़ महाराणा ने कहा बस इतनी सी बात, ये तो चलो छोटी सी बात है। तो उन्होंने मेवाड़ महाराणा ने कहा कि तुम्हारी बात मान ली जाती है।
तो मातृकुंडीय सम्मेलन में ही किसानों की जो अधिकांश मांगे है वो मान ली जाती है और किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया जाता है। क्या किया जाता है? किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया जाता है। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, अफीम की खेती का मुआवजा, तो आप ध्यान से देखेंगे पूरे राजस्थान के अंदर केवल और केवल चित्तौड़ ही ऐसा इलाका है। कहाँ? चित्तौड़ ही ऐसा इलाका है जहाँ पे सरकार के अंडर अफीम की खेती की जाती है। किसके अंडर खेती की जाती है? अफीम की खेती की जाती है सरकार के अंडर, अर्थात सरकार अफीम की खेती करवाती है। और ये आज की बात नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का टाइम है, तो अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये अफीम की खेती चित्तौड़ वाले एरिया के अंदर करवाई जाती थी। अब चित्तौड़ की बात तो छोड़े, लेकिन अफीम की खेती क्या है? इल्लीगल होती है। क्या होती है? इल्लीगल होती है। क्यों? क्योंकि अफीम क्या है? एक मादक पदार्थ है जिससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ड्रग्स, जितने भी प्रकार के, जैसे हेरोइन है, चरस है, गांजा, तो इस प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं अफीम की पौधे से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो जो वो किसान होते थे अफीम की खेती करते थे, तो अंग्रेज़ क्या करते थे? पूरी पूरी फसल को ले लिया करते थे और किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया करते थे। तो तय किया गया कि अफीम की जो खेती की जाएगी तो उसमें किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और एक बात और बता दें, जब अफीम की खेती की जाती है तो उससे क्या है? ज़मीन बंजर होने लगती है। तो एक कुछ फसलें उगाने के बाद क्या आप अफीम का किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगा सकते, तो किसानों का तो नुकसान हो जाएगा और राजा के द्वारा इसको दिया जाना चाहिए। यही मुआवजा उस समय तय किया गया कि किसानों को दिया जाएगा। तो हमने 3 तो देख लिए, एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन देख लिया, एक हमने बेगू किसान आंदोलन देख लिया, तीसरा हमने बात कर ली जो मेवाड़ के महाराणा के अंडर खालसा भूमि आती थी उसके किसान आंदोलन। अब बात करेंगे हमारे बूंदी किसान आंदोलन की। चौथे किसान आंदोलन की बात करें तो ये था हमारा बूंदी किसान आंदोलन, या जिसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहते थे। तो आप परीक्षा में ये पूछा जाए कि बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन, तो आपको दोनों ही सूरत में ये एक ही चीज़ माननी है कि एक ही चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। अब बूंदी किसान आंदोलन राजस्थान में बूंदी के जो गुर्जर किसान हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो आप तो ये तो पहला याद रखेगा कि बिजोरिया और बेगू तो हमारे धाकड़ किसान थे, जो खालसा क्षेत्र वाला था वो हमारे जाट किसान थे, और बूंदी और बरड़ की बात करें तो यहाँ कौन से थे? गुर्जर किसान। तो इनको जाति भी यदि याद रखेंगे तो उत्तर लिखने में आपको आसानी भी होगी, और जो परीक्षा करता है ना उस पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बरड़ किसान आंदोलन बोलो चाहे बूंदी किसान आंदोलन बोलो, इसके क्या कारण थे? पहला कारण तो वही 25 प्रकार के कर थे। अब करों की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा करते। भू राजस्व अधिक लिया जाता था। आपको ये चीज़ तो सभी किसानों के अंदर या सभी किसान आंदोलन के अंदर लिखनी पड़ेगी कि भू राजस्व अधिक था। वही राजस्व वसूल करने की लाटकूंता पत्ती, बेगार व्यवस्था, युद्ध कर तो आप समझते होंगे कि जब राजा के द्वारा युद्ध किया जाता था तो किसानों पर अतिरिक्त कर का भार लाद दिया जाता था। क्या किया जाता था? अतिरिक्त कर का भार लाद दिया जाता। पहले आपने यदि जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने याद किया होगा कि जो हमीर देव थे, जो रणथंभौर के राजा थे, महाराणा थे हमीर देव, तो उनके द्वारा क्या है कि उन पे एक आरोप लगता था कि वह युद्ध कर बहुत ज़्यादा लेते थे। क्या? और उन्होंने बहुत बार युद्ध कर लिया था, लेकिन उसी का खंडन उसी समय भी किया गया था कि उस युद्ध कर तो सभी राजाओं के द्वारा लिया जाता था जब युद्ध होता था, जबकि स्पेशल उन्होंने किसी भी तरह का युद्ध कर नहीं लिया था। तो ये युद्ध कर क्या बूंदी किसान आंदोलन के दौरान क्या बहुत ज़्यादा लिया जाता था। फिर आता चराई कर और आता था हमारा भ्रष्टाचार। तो अर्थात जो कर व्यवस्था थी, तो कर व्यवस्था के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो इस तरह बूंदी किसान आंदोलन के कौन कौन से कारण थे ये हमने देख लिए हैं। आप इन चीज़ों को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, तभी ये चीज़ें आसानी से याद हो पाएगी। अब ये हम बात करें बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, उसमें क्या है एक डाबी नाम की जगह थी। कहाँ? डाबी की नाम की जगह थी। कहाँ पे? डाबी गांव में। तो डाबी गांव में क्या साधु सीताराम दास आए। साधु सीताराम दास तो आपको याद होंगे। साधु सीताराम दास क्या बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, और वे क्या थे? एक लाइब्रेरियन थे। तो वो आए डाबी, उन्होंने कहा कि भैया जब अपन ऊपरमाल पंचायत बोर्ड बना सकते हैं तो बूंदी के अंदर भी कुछ बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? डाबी में डाबी किसान पंचायत का गठन कर दिया। तो बिजोलिया के अंदर क्या किया? ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की। तो यहाँ पे डाबी किसान पंचायत की स्थापना कर दी, और ये कब की? 1920 में। तो साधु सीताराम दास के कहने पे डाबी गांव में डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया। अब वही बात कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए? अध्यक्ष उसी एरिया के आदमी को बनाया जाएगा।
तो डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरला भड़क को। डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरला भड़क को बनाया गया। अब हरला भड़क को तो हमने बना दिया। अब बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत कैसे हुआ? 1922 के अंदर ये बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने क्या किया, जितने भी सार्वजनिक चारागाह थे, जहाँ जैसे गाँव में क्या होता है, गाँव में जितने भी जानवर होते हैं, जैसे किसी की बकरियां होती है, गाय होती है, भैंसें होती है, तो ये क्या होते हैं, दिन के अंदर चरने के लिए जो सार्वजनिक चारागाह होते हैं, अर्थात जो खुली भूमियाँ होती है जहाँ पे घास उगी रहती है, वहाँ पे जानवर चरने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या राजा के द्वारा या सामंतों के द्वारा इस पर भी टैक्स लिया जाना शुरू कर दिया था, जिसे कहते हैं चराई कर। तो किसानों ने क्या किया कि जो सार्वजनिक चारागाह था उन पर अधिकार कर लिया। ये कहा कि भैया ये तो हमारे जानवरों की भूमि है, यहाँ पे हम ना तो टैक्स देंगे और हमारे जानवर चरेंगे भी, और यदि आप हम पे किसी भी तरह का केस करते हो तो हम किसी भी केस को मानने के लिए किसी भी अदालत में नहीं जाएंगे। क्या किया, जितने भी सार्वजनिक चरागाह थे उन पर अधिकार कर लिया, और क्या कहा कि हम किसी भी तरह का आप हम पे केस करते हो तो हम सरकारी अदालत में नहीं जाएंगे, अर्थात सरकारी अदालतों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। फिर डाबी गाँव के बाद कहा कि ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो डाबी गाँव को देखते देखते और भी गाँवों के अंदर किसान पंचायतों का गठन होने लग गया। जैसे बरड गाँव में बरड किसान पंचायत, बरुंगन गांव में बरुंगन किसान पंचायत, गरदड़ा गांव के अंदर गरदड़ा किसान पंचायत। ये तो आपको याद होगा, गरदड़ा गरदड़ा हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, तो प्राचीन सभ्यता में जो बूंदी के अंदर गरदड़ा सभ्यता की खोज हुई थी गरदड़ा के अंदर, तो आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं गरदड़ा को। फिर आता है एक डाबी। जब डाबी किसान पंचायत का गठन कर दिया तो कांड भी वहीं होने, तो हम बात करेंगे हम डाबी किस हत्याकांड की। ये हमारे 2 अप्रैल 1923 की घटना है। 2 अप्रैल 1923 की घटना कहाँ की बात है? डाबी गाँव की। ये हमारे बूंदी के अंदर पड़ता है, क्योंकि 2 अप्रैल 1923 की। अब डाबी किसानों ने क्या किया, एक साथ इकट्ठा हुए डाबी किसान, डाबी के अंदर किसान, और उन्होंने क्या कि हम चर्चा करते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। और उस समय चर्चा कौन कर रहा था? हमारे इकराम हुसैन चर्चा कर रहे थे किसानों की जो समस्याएं थी उनकी। उसी जब सभा चल रही थी तो उस पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? फायरिंग कर दी। अंग्रेज़ों ने क्या किया? जब फायरिंग कर दी, फायरिंग के दौरान क्या हुआ? 2 किसान शहीद हो गए। कौन कौन थे वो? नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक जी भील और देवीलाल गुजर, ये हमारे 2 किसान थे, इस दौरान शहीद हो गए। और जब उन पर गोली चलाई गई थी उस समय नानक जी भील क्या थे? झंडा गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और नानक जी भील की याद में फिर जो माणिकलाल वर्मा है उन्होंने अर्जी नामक गीत लिखा था। तो आप ये याद चीज रखिएगा कि नानक जी भील और देवीलाल गुजर बरड किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे, और जो माणिकलाल वर्मा है उन्होंने अर्जी नामक गीत किसकी याद में लिखा था? नानक जी भील की याद। अब बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो इनके और कौन कौन से नेता थे, तो उनकी बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे हमारे नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। ठीक है, तो ये हमारे नेता थे। नैनूराम शर्मा तो क्या है, हमारे राजस्थान सेवा संघ के भी सदस्य रहे थे। राजस्थान सेवा संघ आपको याद होगा। तो नैनूराम शर्मा क्या थे? राजस्थान सेवा संघ के भी सदस्य थे। तो अब ना राजस्थान सेवा संघ के बारे में छोटी सी जानकारी थे। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण क्या बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो सहायता मिल रही थी बूंदी किसान आंदोलन को, वैचारिक सहायता, आर्थिक सहायता, जो सहायता मिल रही थी, ये क्या है कि मिलनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि 1927 में राजस्थान सेवा संघ को बंद कर दिया गया। इसकी वजह से बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये आपको याद होना चाहिए कि यदि 1857 क्रांति की बात करें तो कोटा के अंदर महिलाओं के ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो हम किसान आंदोलन की बात करें तो जो हमारे बरड या बूंदी किसान आंदोलन था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। फिर 1927 में बंद हो गया। फिर 1936 में दोबारा से बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है, और दूसरे चरण में किसानों के द्वारा समाज सुधार किए गए थे। अर्थात एक उग्र आंदोलन नहीं किया गया था, बल्कि क्या किया गया था, किसानों ने जो अपनी सामाजिक कुप्रथाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। अब आगे बात करें हम, जो हिंडोली में सम्मेलन किया गया कब? 5 अक्टूबर 1936 को। तो 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में जो किसान थे, गुजर किसान, उन गुजर किसानों ने क्या किया? सम्मेलन किया। कहाँ? हिंडोली गांव कहाँ पड़ता है? हमारे बूंदी के अंदर।
अब हिंडोली गांव के अंदर एक हुडेश्वर मंदिर है। कौन सा? हुडेश्वर। जिस मंदिर के नाम में ईश्वर शब्द आता है अंत में, तो वह तकरीबन भगवान शिव का मंदिर होता है। तो हिंडोली के जो हुडेश्वर मंदिर है उसमें हिंडोली सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब हिंडोली सम्मेलन में क्या, 500 से अधिक गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए। और हुडेश्वर मंदिर किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। तो उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे उनकी चर्चा में फिर क्या हुआ, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। तो इस तरह दूसरा चरण भी बूंदी किसान आंदोलन का समाप्त हो गया। अब आगे बात करते हैं अगले किसान आंदोलन की, वह है हमारे अलवर का किसान आंदोलन। कौन सा? अलवर का किसान आंदोलन की हम बात करेंगे। अलवर में क्या है, किसान आंदोलन 2 जगह पे हुआ था। अलवर में क्या हुआ, किसान आंदोलन क्या है, 2 जगह पे हुआ। कौन कौन से? एक तो हमारा नीमूचड़ा किसान आंदोलन और एक था मेव किसान आंदोलन। कौन कौन से? नीमूचड़ा किसान आंदोलन, एक था हमारा मेव किसान आंदोलन। नीमूचड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो नीमूचड़ा किसान आंदोलन अलवर के नीमूचड़ा गांव में हुआ। अब बात करें नीमूचड़ा किसान आंदोलन की, तो ये किसने किया था? राजपूत किसानों ने। क्या किया था? राजपूत किसानों ने ये नीमूचड़ा किसान आंदोलन किया था। अब नीमूचड़ा किसान आंदोलन क्या, नीमूचड़ा के जो बानसूर और थानागाजी नामक जगह है ना, वहाँ पे किया गया था। कहाँ पे? बानसूर और थानागाजी नामक जगह, उस स्थान पर किया गया था। अब नीमूचड़ा किसान आंदोलन का क्या कारण था? पहले क्या माना जाता था, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ये हमारा राजा है, क्या ये हमारा राजा है? अब ये इसके क्या रिश्तेदार होते थे, उनको सामंत माना जाता था। क्या? इनके रिश्तेदारों को सामंत माना जाता था, क्योंकि राजा उनको एक भूमि उनके राजस्व के रूप में राजस्व को इकट्ठा करने के लिए देते था। और राजस्व क्या है, ये राजा को नहीं दिया करते। ये क्या, राजस्व इकट्ठा कर तो करते थे लेकिन राजा को नहीं देते थे और अपने पास रखते थे। धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो इनका ये संबंध टूट गया, राजा का और सामंतों का ये संबंध टूट गया। क्यों? क्योंकि भूमि से राजस्व इकट्ठा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाने लगा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने इसके लिए पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, जो पद आज भी व्याप्त है, ये अंग्रेजों के द्वारा सृजन किए गए थे। तो इन्होंने साहूकार, जागीरदार, राजा, इनके जो संबंध थे किसानों से, उसको तोड़ दिया। अब उनको तोड़ दिया तो अब पहले ये माना जाता था जो राजपूत होते थे, राजपूतों के पास आता जो सामंत थे वो राजपूत हुआ करते थे कई, तो वो क्या करते थे, राजा को किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया करते थे। अब अंग्रेजों के लिए कोई राजपूत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, यदि उसके पास भूमि है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों के लिए तो किसी प्रकार का न तो कोई जातिवाद था, ना कोई भाई भतीजावाद। उनके लिए यदि आपके पास भूमि है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि जब टैक्स बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उस वहाँ के ब्राह्मण थे, ठीक है, नीमूचड़ा के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण और राजपूतों के किसानों पर 40% टैक्स बढ़ा दिया। किन्होंने? 1924 में जो ब्राह्मण और राजपूत किसान थे उन्होंने उन पर क्या 40% टैक्स बढ़ा दिया। और उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? महाराजा जयसिंह का। तो महाराजा जयसिंह के काल में अलवर के अंदर जो राजपूत और ब्राह्मण किसान थे उन पर 40% कर बढ़ा दिया गया। अब इतना परेशान हो गए राजपूत और ब्राह्मण। और महाराजा जयसिंह क्या थे? महाराजा जयसिंह उस समय अलवर के राजा हुआ करते थे। और महाराजा जयसिंह के द्वारा जो माफ़ी भूमि है उसको भी जब्त कर लिया गया। और माफ़ी भूमि को तो आपको पता है वो कॉन्सेप्ट, कि जैसे कोई राजा है, कोई क्या है, राजा है, राजा को क्या है, जैसे कई इन जो साहित्यकार होते थे, संगीतकार, नर्तक, पुजारी, या फिर कोई भी जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते थे, इन ये क्या है, अपने ज्ञान के जरिए, अपनी कला के जरिए, कोई सैनिक होता था, तो इनको क्या है, अपनी भूमि में से जो खालसा भूमि होती थी, तो खालसा भूमि में से कुछ भूमि इनको दान कर दिया करता था राजा। राजा क्या करता था, इनको कोई ना कोई भूमि दान कर दिया करता था, इनकी बातों से खुश होकर, और कह दिया करता था कि आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। और ये आपकी अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन क्या है कि तो फिर ये उस पूरा का पूरा जो उनकी पीढ़ी थी वो अपने आप को उस जगह का मालिक मान लेती थी। अब अलवर में क्या हुआ, अलवर में इसका उल्टा हो गया। अलवर में क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ कि जब राजा कौन था, महाराजा जयसिंह, तो महाराजा जयसिंह के टाइम पे जितनी भी भूमि इन किसानों को, वो जो साहित्यकार थे, नृत्यकार थे, कलाकार थे, इनको जो भूमि दी गई थी, किसान और क्या कहते हैं पंडित थे, इनको जो माफ़ी भूमि दी गई थी, इनको क्या कहते थे, माफ़ी भूमि, इनको वापस ले लिया गया। क्या कर दिया गया,
वापस ले लिया गया। अर्थात उनको कहा गया कि माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, यदि तुम्हारे पास भूमि है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण ऐश कर रहे थे उनके ऐश को ख़त्म कर दिया गया था, उनको भी टैक्स के स्लैब में ला दिया गया। और फिर जंगली सुअरों की समस्या तो है ही, ये तो आपको पहले से भी पता है कि जंगली सुअरों की समस्या कैसे है। यदि आपने बाहुबली 2 देखी है तो उसमें जो देवसेना और बाहुबली के बीच में जो शुरुआती मुलाकात होती है तो उसमें खेतों के अंदर जंगली सुअर दौड़ते रहते हैं और जो शिकार का दृश्य दिखाया जाता है। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद शिकार जंगलों में तो बंद हो गया, तो राजा महाराजा क्या करते थे, खेतों के अंदर शिकार करते थे। खेतों में जंगली सुअर छोड़ दिया करते थे और वो दौड़ते रहते थे, उनका शिकार किया करते थे। अब वो दौड़ते दौड़ते किसानों की जो फसल होती थी उनको बर्बाद कर दिया करते थे। तो किसानों के लिए तो ये समस्या ही थी, क्योंकि राजा को तो बोल नहीं सकते, क्योंकि और राजा के तो ये मौज मस्ती का काम था। तो ये किसानों के लिए समस्या थी। अब नींबू चढ़ा किसान आंदोलन की बात करें तो नींबू चढ़ा किसान आंदोलन के नेता कौन कौन बने। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन के नेता थे हमारे माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह। कौन कौन? माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह इसके नेता थे। अब नींबू चढ़ा किसान आंदोलन की बात करें तो इसके जो किस किसने इसका समर्थन किया था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने नींबू चढ़ा किसान आंदोलन का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि नींबू चढ़ा किसान आंदोलन राजपूतों के द्वारा किया गया था, तो राजपूत जो क्षत्रिय महासभा है उसको तो द्वारा यह किया जाना लाजमी था। और किसानों ने क्या किया, एक पुकार नामक पर्चा छापा था। क्या? पुकार नामक पर्चा छापा था, किसके लिए? नींबू चढ़ा किसान आंदोलन के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। अब पुकार पर्चा छाप रहे हैं तो इसके दौरान क्या होता है, 14 मई 1925 को नींबू चढ़ा हत्याकांड की घटना हो जाती है। कहाँ पे? गलवर गांव में, नींबू चढ़ा गाँव में। कब? 14 मई 1925 को। अब क्या है कि जो नींबू चढ़ा नाम की जगह थी वहाँ पे जितने भी किसान थे वो चर्चा कर रहे थे। राजपूत किसान थे, ब्राह्मण किसान थे, तो ये चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम हमारे टैक्सों को किस तरह दूर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। उसी समय छाजू सिंह आता है, अंग्रेज अधिकारी। कौन? छाजू सिंह आता है। नाम से तो भारतीय लगता है लेकिन ये अंग्रेज अधिकारी था, छाजू सिंह। और उन्होंने क्या किया, किसानों पर सीधी गोली चलानी शुरू कर दी। क्या कर दी? सीधी गोली चलानी शुरू कर दी। नींबू, इस वजह से क्या, नींबू चढ़ा गाँव के अंदर 156 शहीद किसान क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्या होते हैं? 156 किसान इस दौरान शहीद हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नींबू चढ़ा हत्याकांड कहते हैं। और ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को। अब ये पहली बार हुआ था कि किसी किसान आंदोलन के अंदर इतने लोग मारे जाते हैं, तो यह देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। इस वजह से जो महात्मा गांधी जी का जो समाचार पत्र था, यंग इंडिया, तो उस समाचार पत्र में महात्मा गांधी जी ने नींबू चढ़ा हत्याकांड को क्या कहा, दोहरी डायरशाही। तो आप ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने किसे दोहरी डायरशाही कहा है, ये नींबू चढ़ा हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा है। और फिर पहली बात करिए दोहरी डायरशाही, तो डायरशाही क्या थी? डायरशाही ये थी कि जो 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ये पहली डायरशाही थी। ये दोहरी डायरशाही ये वाली थी, नींबू चढ़ा हत्याकांड की। अब रियासत नाम का समाचार पत्र में क्या, नींबू चढ़ा हत्याकांड की तुलना किससे की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। रियासत नामक समाचार पत्र छापा जाता था उस समय, तो उसमें क्या है, नींबू चढ़ा हत्याकांड की तुलना किससे की गई है? दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। अब रियासत समाचार पत्र कहाँ से छपता था? दिल्ली से। फिर एक समाचार पत्र था जो हमारे तरुण नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक का था। तो इस समाचार पत्र में क्या, नींबू चढ़ा हत्याकांड को सचित्र छापा गया था, तो उस समय की फोटोग्राफ भी उसके अंदर छपी थी। तरुण कहाँ से छपता था? ये हमारे राजस्थान से छपता था। अब तरुण समाचार पत्र की बात करें तो तरुण समाचार पत्र में नींबू चढ़ा हत्याकांड को 31 मई 1925 को छापा था, क्योंकि तरुण कैसा सा समाचार पत्र था? साप्ताहिक, अर्थात सप्ताह में एक ही बार छपता था। तो 31 मई 1925 को जो अखबार छपा था उसमें नींबू चढ़ा हत्याकांड की घटना के बारे में पूरी जानकारी सचित्र छापी गई थी, अर्थात चित्र सहित छापी गई थी। तो हमने नींबू चढ़ा हत्याकांड के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं मेव किसान आंदोलन की। किसकी? ये भी अलवर किसान आंदोलन का ही एक हिस्सा है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे मेव किसान आंदोलन की। तो मेव किसान आंदोलन अलवर के जो मेवात क्षेत्र है उसमें हुआ था। कहाँ पे? अलवर के मेवात क्षेत्र में हुआ था। मेव किसान आंदोलन क्या, मेव किसानों के द्वारा किया गया था। मेव किसान आंदोलन के मेवात में कौन कौन से एरिया थे? हमारे रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। ये जिजारा नहीं है, तिजारा है। क्या? ये आपको ठीक कर लीजिएगा, ये क्या, तिजारा है। ये गलती से जिजारा प्रिंट हो गया, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा।
तो ये क्या तिजारा, इन स्थानों पे क्या है किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि हमें बातचीत करनी चाहिए, जब सारे राजस्थान में सब जगह बातचीत हो रही है तो हमें भी बातचीत करनी चाहिए। तो कहाँ के, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा, इन स्थानों के किसानों को नहीं इकट्ठा हुए और उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। अब वही बात कि मेव किसान आंदोलन की समस्या क्या है, तो उनकी भी वही समस्या है जो पूरे राजस्थान के किसान आंदोलनों की थी कि भू राजस्व अधिक लिया जा रहा है, जंगली सूअरों की समस्या। फिर सबसे बड़ी बात थी कि जो मेव किसान, मेव क्या होते थे, जो मुस्लिम होते थे उस समय, मुस्लिम किसान हुआ करते थे, मेव मेव मुस्लिम होते थे। तो मस्जिदों से क्या सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। उनके सबसे पहले धार्मिक किसान आंदोलन में क्या धार्मिक पॉइंट डालने का प्रयास किया गया। तो इसमें क्या था, जो मस्जिदें थी, मस्जिदों पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो मेव किसान आंदोलन में ये तय किया गया कि हमें हमारी मांगों में ये मांग भी रखनी है कि जो मस्जिद है उन पर सरकार का नियंत्रण को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरी होती है तो उनमें मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और उर्दू को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उस समय उर्दू उर्दू क्या है, लुप्त होती जा रही थी, उर्दू भाषा लुप्त होती जा रही थी। अब बात करें मेव किसान आंदोलन की, तो मेव किसान आंदोलन के कौन कौन से नेता थे। हमारे यासीन खान गुरुग्राम से आए थे, सैयद भीख नारंग ये हमारे राजस्थान के थे, मोहम्मद अली राजस्थान के थे और मोहम्मद हादी ये भी हमारे राजस्थान के थे। तो ये आप देख सकते हैं, केवल एक यासीन खान है जो हमारे गुरुग्राम हरियाणा से आए थे, बाकी सब हमारे क्या है, राजस्थान के ही नेता थे। मेव किसान आंदोलन की बात करें तो मेव किसान आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया, तो बहुत सारे संगठन थे, उन्होंने मेव किसान आंदोलन का समर्थन किया था। जैसे कि हमारे अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, तो ये दो संगठन थे, इनके द्वारा के मेव किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम ये संगठन किससे जुड़े हुए हैं, तो इसका जवाब होगा कि मेव किसान आंदोलन से। अब बात करें ये किसान आंदोलन में जो मेव किसान मुस्लिम थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। फिर राजा के द्वारा बातचीत की गई, जो अलवर के राजा थे विजय सिंह, उनके द्वारा क्या किया गया है, उनको पूछा गया कि मुस्लिमों को या मुस्लिमों को क्या समस्या है, बातचीत की जाए। तो बातचीत करने के लिए क्या किया, एक आयोग का गठन किया गया। तो महाराजा जयसिंह थे, जयसिंह ने क्या किया, एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग में किन किन को शामिल किया गया, दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली, इन तीनों को क्या किया गया, सदस्य बनाया गया। यासीन खान ने कहा कि भैया हम में से तो किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, क्या हम में से किसी को शामिल नहीं किया गया, अर्थात यासीन खान के कहने पे क्या किसानों ने इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं मानते ऐसे किसी भी किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन का इस तरह के किसी भी जांच आयोग को नहीं मानते। जैसे कांग्रेस के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी प्रकार का भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। उसी प्रकार क्या है, जो ये जांच आयोग बना था उसमें किसी प्रकार के में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, तो उन्होंने इसको जांच आयोग को मानने से मना कर दिया था, तो उसका बहिष्कार कर दिया। अब अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो उसमें और खास बातें कि जैसे राजस्थान के जो किसान आंदोलन थी उनकी एक विशेषता ये थी कि राजस्थान के किसान आंदोलन क्या शांति प्रिय थे, अहिंसक रहे। लेकिन जो मेव किसान आंदोलन था ये इकलौता सांप्रदायिक अर्थात धर्म के आधार पर बट गया और एक ये हिंसक हो गया था। फिर बात करें तिजारा, तो तिजारा में क्या सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, अर्थात हिंदू मुस्लिम इस आधार पर दंगे हो गए थे और अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को वहाँ से हटा दिया। क्यों, क्योंकि उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये जो सांप्रदायिक दंगे क्या है उनके द्वारा ही करवाए गए थे। अब बात करते हैं अगले किसान आंदोलन अर्थात शेखावटी किसान आंदोलन की। किसकी बात करेंगे, शेखावटी किसान आंदोलन की बात करते हैं। अब शेखावटी क्षेत्र, यदि आपने जो हमारा पेंटिंग्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर जो शेखावटी क्षेत्र है वह जयपुर के अंदर आता था, क्या जयपुर रियासत का हिस्सा माना जाता था। तो शेखावटी क्षेत्र क्या जयपुर रियासत का हिस्सा था। कछवा वंश की एक शाखा थी, कौन सी, शेखावत शाखा। तो उस शेखावत शाखा के द्वारा उस पर शासन किया जाता था, इसलिए उसे क्या करते थे, शेखावटी क्षेत्र कहते थे। क्यों, क्योंकि जो कछवा वंश की एक शाखा थी शेखावत शाखा, तो वह शेखावटी क्षेत्र के अंदर शासन करती थी, इसीलिए उसे शेखावटी क्षेत्र कहते थे। अब वहाँ के सामंत कौन थे वहाँ उस समय, कल्याण सिंह। तो सीकर एक एरिया है वहाँ का, शेखावटी झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये तीनों इलाके शेखावटी के अंदर आते हैं।
सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो ये तीनों एरिया कहाँ आते हैं? शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो हम जो सीकर था, सीकर के सामंत थे हमारे कल्याण सिंह। तो 1922 में कल्याण सिंह ने टैक्स में वृद्धि कर दी। अब सभी राजा के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे, सामंत भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। और ऐशो आराम कहाँ से आएगा? टैक्स बढ़ाकर। तो कल्याण सिंह ने भी कहा कि हमारा भी कल्याण कर दो, हमने भी टैक्स बढ़ा दिया, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो शेखावट के एरिया के थे जाट किसान। जाट किसानों ने क्या किया कि जब सब जगह आंदोलन हो रहे तो हम भी आंदोलन कर देंगे। तो शेखावटी किसानों ने क्या किया? शेखावटी क्षेत्र में जाट किसानों ने आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन करने से पहले जो भी किसान थे उनको चर्चा करनी पड़ी। चर्चा करने के लिए उन्होंने कुछ ठिकाने बनाए जहाँ किसान इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे। तो शेखावटी रियासत में क्या बातचीत करने के दो मुख्य केंद्र हुआ करते थे, अर्थात कि दो मुख्य ठिकाने हुआ करते थे। और वो कौन कौन से थे? एक तो सीकर ठिकाना और एक झुंझुनू ठिकाना। एक तो सीकर ठिकाना था और एक झुंझुनू ठिकाना, जहाँ पे क्या शेखावटी रियासत के मुख्य ठिकाने थे, जहाँ से अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा होता था। अब पहली बात करें सीकर ठिकाने की, तो सीकर ठिकाने का अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। क्या था? अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, अर्थात इसमें कुछ भूमि पर तो सामंत राजस्व की वसूली करता था, कुछ एरिया पे अंग्रेज राजा ये सब मिलके करते थे। तो ये ठिकाना कैसा था? अर्ध स्वतंत्र। दूसरा हमारा झुंझुनू ठिकाना था। अब झुंझुनू ठिकाना था, उसके अंदर क्या थे? 5 पानी। क्या थे? झुंझुनू ठिकाने के अंदर 5 पानी या 5 खास एरिए हुआ करते थे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है झुंझुनू ठिकाने के 5 पानी या 5 खास एरिए कौन कौन से हैं? एक तुम्हारा नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ। क्या है? ये खास 5 स्थान थे, कौन कौन से? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर और बिसाऊ। इन 5 स्थानों को संयुक्त रूप से क्या बोलते थे? 5 पानी। क्या बोलते थे? इन पांचों को 5 पानी कहते थे। तो हमने देख लिया शेखावटी किसान आंदोलन की। तो शेखावटी किसान आंदोलन के नेता कौन बने? हमारे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी की बात करें तो सीकर ठिकाने ने कहा कि रामनारायण चौधरी तुम आना मत इस एरिया के अंदर, तो उनके प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। यदि आपको पता हो तो रामनारायण चौधरी का ससुराल सीकर हुआ करता था, तो उनको ससुराल में आने से मना कर दिया। तो तरुण नामक समाचार पत्र को उस समय प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो शेखावटी किसान आंदोलन की जो चर्चा तरुण नामक समाचार पत्र में भी काफ़ी की जाती थी, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसको छापना और बाँचना और बेचना ये सब बैन कर दिया गया। तरुण समाचार पत्र क्या? रामनारायण चौधरी का ही समाचार पत्र था। वो बोला कि तुम भी मत आना और तुम्हारे समाचार पत्र को भी मत लेके आना। अब ब्रिटेन की बात करें तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ब्रिटेन में एक कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा क्या है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें जो पैथिक लॉरेंस था उस समय का प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या किया था? शेखावटी किसान आंदोलन की चर्चा की थी कि भैया यहाँ शेखावटी राजस्थान के अंदर एक एरिया, पहले तो राजस्थान हुआ ही नहीं करता था, लेकिन जो शेखावटी एरिया था उस एरिया के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा था इसकी चर्चा किसने की? पैथिक लॉरेंस ने। लंदन में एक समाचार पत्र छपता था, कौन सा? डेली हेराल्ड। कौन सा? डेली हेराल्ड। इस समाचार पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें छपी। अब ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है ठाकुर देशराज की। ठाकुर देशराज की बात करें तो ठाकुर देशराज ने भरतपुर से आया और शेखावटी किसान आंदोलन का मोर्चा संभाला। कहाँ? भरतपुर से आए ठाकुर देशराज जी और उन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन का मोर्चा संभाला, और ये भरतपुर किसान नेता थे। कौन? ठाकुर देशराज जी। कई परीक्षा में इसको सीधा सीधा पूछा गया है कि ठाकुर देशराज जी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन उन्होंने मोर्चा किसका संभाला? शेखावटी किसान आंदोलन। अब बात करते हैं कि सभी जातियों ने अपने अपने कार्य किए, तो फिर जाट पीछे क्यों रहेंगे? जाटों ने भी अपनी क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। तो 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का भी गठन किया गया। याद हो तो आपको 1931 के अंदर जयपुर के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद्र पाटनी ने की थी, अर्थात जो प्रजामंडल की शुरुआत 1931 ही मानी जाती है। तो 1931 में यहाँ पे इधर जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कर दिया गया। अब जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन तो आप समझते हैं, पहली बैठक बातचीत करेंगे सारे बैठ के, 1933 में की गई। कहाँ पे? सीकर में पलथाना गांव था, उस पलथाना गांव में बुलाया कि भैया आओ बैठो बातचीत करते हैं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। बोले कि बातचीत तो तब करेंगे, पहले अच्छा सा मुहूर्त लेके हमें एक यज्ञ करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि हम किसी से पीछे नहीं है। तो पीछे नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो करते। तो उन्होंने तय किया कि 20 जनवरी 1934 को हम एक यज्ञ आयोजन करेंगे, जिसे कहेंगे जाट प्रजापति महायज्ञ। क्या किया गया? उनके द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि ये हम
जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हो तो इसके लिए भगवान हमारा साथ दे। इन्होंने क्या किया, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया 20 जनवरी 1934 को। अब ठाकुर देशराज जी जो भरतपुर से आए थे, उन्होंने क्या कहा कि 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। अब बाद आयोजन करवाया तो करवाया, पुरोहित किसे रखा, खेमराज शर्मा। किसे रखा, पुरोहित खेमराज कौन थे, खेमराज शर्मा थे। और यज्ञमान कौन थे, पैसे किसने दिए, कुंवर हुकुम सिंह ने। तो यज्ञमान तो आप जानते हैं, पैसे किसने दिए, हुकुम सिंह ने। पुरोहित कौन थे, खेमराज शर्मा। किसके कहने पे किया गया, ठाकुर देशराज के। कब किया गया, बसंत पंचमी के दिन। और क्या किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ। कब, 20 जनवरी 1934। तो सामंत तो फिर डरना ही था। तो फिर शेखावटी किसान आंदोलन काफ़ी भयंकर होने लगा। तो फिर शेखावटी किसान आंदोलन के जो नेता थे उनके बीच में समझौता हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन में 15 मार्च 1935 को सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह ने किसानों और सामंत के बीच में समझौता करवा दिया। तो आप ये सर छोटूराम का नाम याद रखते होंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो नहरें विकास थी, तो ये इसमें सर छोटूराम का योगदान बहुत बड़ा था। तो अब शेखावटी किसान आंदोलन की बात करें तो शेखावटी किसान आंदोलन में कौन कौन नेता थे। एक तो हमारे सरदार हरलाल सिंह। कौन कौन, एक तो हमारे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। तो कौन कौन थे हमारे, ये तो हमारे सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम गौरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान और नरोत्तम लाल जोशी। ये क्या थे, हमारे नेता थे। नरोत्तम लाल जोशी की बात करें तो ये राजस्थान में विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। नरोत्तम लाल जोशी आपको याद होंगे, राजस्थान पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक था, जिसमें राजस्थान की विधानसभा जो पहली विधानसभा थी कांग्रेस की, उसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी ने क्या, शेखावटी किसान आंदोलन में जकात आंदोलन चलाया था। क्या, जकात भी एक प्रकार का कर हुआ करता था, तो शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। जकात क्या, एक प्रकार का कर था जो खाद्यान्नों की बिक्री खरीद बिक्री पर लगाया जाता था। यदि आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हो या बेचते हो तो उस पर टैक्स लगता है, जो कौन सा टैक्स था, जकात नामक टैक्स था। तो नरोत्तम लाल जोशी ने क्या किया था, शेखावटी किसान आंदोलन में जकात आंदोलन चलाया था। अर्थात खरीद बिक्री पर हम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। किसकी, खाने पीने की चीज़ों पर। खाने पीने की चीज़ों पर वैसे भी क्या टैक्स होना, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो 1901 में क्या किया, झुंझुनू में जो हनुमानपुरा गाँव है उसमें सरदार हरलाल सिंह का जन्म हुआ था। अब हरलाल सिंह की बात कर रहे हैं, तो 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा में गांव में सरदार हरलाल सिंह का जन्म हुआ था। सरदार हरलाल सिंह ने क्या, झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की। फिर क्या की, विद्यार्थी भवन की स्थापना की। अब विद्यार्थी भवन क्या हुआ करता था, शेखावटी किसान आंदोलन की गतिविधि का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ऐसी तो पढ़ाई किया करते थे विद्यार्थी भवन के अंदर, किसान आंदोलन के बारे में चर्चा किया करते। अब जो मेन खास बात है वह है हमारा कटरातल सम्मेलन। किसकी बात करें, कटरातल सम्मेलन की बात करें। कटरातल सम्मेलन हमारे 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। अब समय की बात देखें, अब सन तो ध्यान से देख ही रहेंगे, किस समय की बात करें, 1934 की। आज के समय की बात करें तो आज के समय की महिलाएं क्या कर सकती है, आज के समय की महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी देखें तो भारत के अंदर जो महिलाओं की जो वर्कफोर्स है ये 34% से अधिक नहीं है। अर्थात 100 में से 34% महिलाएं ही कुछ न कुछ काम करती है, बाकी की महिलाएं केवल घर पर हाउसवाइफ बन के रहती है, ठीक है। तो ये तो आज की बात करते हैं, 2024 की बात है। लेकिन हम बात करें कब, 1934 की बात। तो 1934 की में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय की महिलाएं किस समय, उस समय क्या हुआ करता होगा। महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। महिलाएं क्या, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। पुरुषों के द्वारा महिलाओं को बाहर भी नहीं आने दिया जाता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कटरातल सम्मेलन है, इसकी जो उपयोगिता कैसे हो है। कहाँ है कटरातल, कटरातल हमारे सीकर के अंदर। 25 अप्रैल 1934 को क्या हुआ, एक किशोरी देवी जी थी, ठीक है, वो उनको कटरातल सम्मेलन के अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कौन थी, मुख्य वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी। तो इसमें क्या था, 10,000 से अधिक महिलाएं, कितनी, 10,000 से अधिक महिला इस सम्मेलन के अंदर इकट्ठी हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के ज़माने में 10 महिलाओं को इकट्ठा करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उस समय जो किशोरी देवी थी उन्होंने 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया। और उस समय जो भाषण देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, उत्तमा देवी के द्वारा किया गया था।
अब इतनी बातें तो कर ली हमने, इकट्ठा भी कर लिया, भाषण भी दे दिया। भाषण पता तो चले भाषण दिया क्या, किस बात पे दिया। तो कारण क्या था ये इकट्ठा होने का, कटरातल सम्मेलन होने का कारण क्या था? जो सीहोट था, क्या था? सीहोट। तो सीकर के अंदर एक एरिया है सीहोट। तो सीहोट के जो सामंत थे मानसिंह, उन्होंने सोतिया का बास नामक एक जगह थी, जो मानसिंह थे, तो सोतिया का बास नामक जगह पे क्या है, उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अर्थात उनको अपमानित कर दिया। महिलाओं को अपमानित करने पर महिलाओं की जो आत्मसम्मान जाग गया, उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठा होना है, महिलाओं का आत्मसम्मान महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाने के लिए वो इकट्ठा होती है कटरातल नामक जगह पर, एक सम्मेलन करती है। ये सम्मेलन कब होता है? 25 अप्रैल 1934 को, कटरातल गांव। अध्यक्ष होती है उसकी किशोरी देवी, और तुमास देवी उसकी मुख्य वक्ता होती है। अब इस विशेषताएं क्या थी? शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान क्या है, सीकर के जो कटरातल गांव में कटरातल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। और सीहोट का सीकर के अंदर गांव था, और सोते का बास भी सीकर में है। तो मानसिंह ने बहुत गलत कार्य किया। किशोरी देवी की बात करें तो सरदार हरलाल सिंह पढ़ा था अपने 1901 के अंदर, जिसने विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी, जो शेखावटी किसान आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। तो उनकी पत्नी थी कौन? किशोरी देवी। अब कुदन हत्याकांड की बात करते हैं। किसकी? कुदन हत्याकांड की बात करें तो 25 अप्रैल 1935 को, जो कुदन गांव कहाँ हमारे सीकर में पड़ता है, 25 अप्रैल 1935 को सारे के सारे किसान इकट्ठा हुए। वही बात की इकट्ठा क्यों होंगे? क्योंकि हमारी गांव की एक बूढ़ी महिला थी कौन? धापी देवी, जिसको दादी माँ भी कहते थे। कौन? धापी देवी। अब इन्होंने महिला ने कहा कि जब हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा, हमको सब टैक्स में चला जाता है, बेगारी करनी पड़ती है, इस तरह से हम पे अत्याचार हो रहे हैं, तो हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? टैक्स नहीं देना चाहिए। अब गांव की जो बुजुर्ग महिला थी, उनकी बात मानना सभी का फर्ज था। तो दापी देवी नामक जो बूढ़ी दादी थी, उनके कहने पे क्या किसानों ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब को कहा कि भैया हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने क्या कि मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देते। तो उन्होंने किसानों पर फायरिंग कर दी, जिससे क्या हुआ? बहुत सारे किसान शहीद हो गए। अब कुदन हत्याकांड के दौरान क्या हुआ? कौन कौन से किसान शहीद हो जाते हैं? हमारे चेतराम, टिकूराम, तुलसीराम और आशाराम। आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी के नाम के आगे राम लगा हुआ है। चेतराम, टिकूराम, तुलसीराम और आशाराम, ये चारों के चारों क्या है, जो कुदन गांव हत्याकांड था, उस हत्याकांड के अंदर क्या थे? शहीद हो जाते। और किन के कहने पे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया? धापी देवी नामक बूढ़ी महिला के कहने पे। अब इतने सारे लोग इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। तो इस वजह से ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसमें कुदन हत्याकांड की चर्चा की जाती है कि अंग्रेजों के द्वारा इस तरह का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। फिर बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड की, तो जयसिंहपुरा हमारे जयपुर के अंदर है, ये आपने सुना ही होगा। लेकिन ये वाला जयसिंहपुरा कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। एक जयसिंहपुरा हमारे जयपुर में, लेकिन एक जयसिंहपुरा कहाँ है? हमारे झुंझुनू में भी है। 21 जून 1934 को ये घटना होती है जयसिंहपुरा हत्याकांड की। और जयसिंहपुरा हत्याकांड की बात करें तो राजस्थान का पहला हत्याकांड है जिसमें हजारों को सजा मिली है। हजारों नहीं, ये हत्यारों को सजा मिली है, अर्थात जो हत्यारे थे उन हत्यारों को इसके अंदर सजा मिली है। ये पहली बार हुआ है कि अंग्रेज ने गोलियां चलाई और अंग्रेजों को सजा हुई है। एक समिति की बात करें, अमर सेवा समिति, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, अमर सेवा समिति के बारे में बताओ। तो अमर सेवा समिति ने क्या किया था? शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार किया, अर्थात जितनी भी गतिविधियां आयोजित की जा रही थी शेखावटी क्षेत्र के अंदर, उनके बारे में बातचीत की, उनके बारे में सभी को सूचना प्रदान की। मास्टर प्यारेलाल की बात करें तो ये अमर सेवा समिति का गठन इन्होंने किया था, जिसने मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया था। और मास्टर प्यारेलाल ने ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। मास्टर प्यारेलाल को इसीलिए चिड़ावा का गांधी कहते थे। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? हमारे झुंझुनू। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? हमारे झुंझुनू में पड़ता है। तो मास्टर प्यारेलाल ने क्या किया था? जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अमर सेवा समिति का गठन भी किया था। फिर आता हमारा भरतपुर किसान आंदोलन। कौन सा? भरतपुर किसान आंदोलन आता है। भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें 1931 में आंदोलन हुआ था। कब? 1931 में। और भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? हमारे लंबरदार भोज। कौन थे हमारे?
लंबदार भोज इसके नेता थे। तो इस तरह से आज हमने सभी किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ले ली है और इनके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे इनके बारे में जानकारी ले ली है। आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से ये किसान आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन बार बार करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद।